हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश को ख़त्म कर लिया है। पिछले वाली वीडियो में थोड़ी सी एक गलती हो गई थी कि हमने एक स्लाइड गलत ले लिया था, तो उसको मैंने आपको बता दिया था, तो पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा बन गया था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी हर एक वीडियो लगभग 20 मिनट से ज़्यादा ही होता है, तो ये भी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो आपको कंटिन्यू 20 मिनट से ज़्यादा बनाया जाए। हो जाता है एक दो वीडियो छोटा बड़ा हो सकता है एक वीडियो आधा घंटा का भी बन जाए कभी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है और उम्मीद है कि आप लोग समझदार होंगे, इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए ये कि एनटीपीसी का टेंडर फाइनली अब फाइनल होने वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अभी बहुत बार टला था लेकिन अब ये नहीं टलेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्टली घोषित कर दिया गया है चेयरमैन के द्वारा, रेलवे के चेयरमैन के द्वारा, कि एनटीपीसी का जो टेंडर है वो 29 को उसकी बैठक होगी और वो फाइनल होगी। उसके बाद अब उसका डेट नहीं टलेगा। तो अब आपको लापरवाही नहीं करनी है और बिल्कुल जुट जाना है अपनी तैयारी में, तन मन और सब कुछ से। धन तो नहीं लगाना है क्योंकि धन यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है इस चैनल पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो तन मन से एकदम लग जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और खासकर जीएस के लिए तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस चैनल पे बन सकते हैं। आगे और भी सब्जेक्ट मिलेंगे लेकिन अभी तो जीएस के लिए फिलहाल, जीएस और जीके के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है। जैसे ही एग्जाम के बारे में कोई डेट वगैरह आ जाती है तो आपको इस चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट मिलने लगेंगे, तो परेशान नहीं होना है। अभी फिलहाल आप जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको इतना तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने इन्वायरमेंट खत्म कर लिया है चैनल पे, उसका 8 वीडियो है, तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा हमारे चैनल पे, जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पूरा सेक्शन कवर कर लीजिए। उसके बाद इतिहास का चल ही रहा है और जैसे ही कुछ न्यूज आती है तो हम क्या करेंगे, और भी सब्जेक्ट आपके बढ़ा देंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके जीएस और जीके सेक्शन का। इसके बाद एक और न्यूज ये है कि लेखपाल की वैकेंसी आप सुन रहे हैं आने वाली है, तो बिल्कुल उसके लिए भी लग जाना है आपको। तो अब आपको खाली नहीं बैठना है, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से पढ़िए और इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं अपने काम की चीज़। ठीक है, हमें क्या करना है, लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने क्या किया था, सैयद वंश को ख़त्म कर लिया था। तो लोधी वंश के अंदर जो शासन हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो याद रखिएगा वो हुआ था 1451 से कब तक, 1451 से 1526 तक, मतलब 1451 से 1526 तक किसने शासन किया था, वो लोधी वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। और ये पहली अफगानी डायनेस्टी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र अफगानी डायनेस्टी कौन थी या पहली अफगान डायनेस्टी कौन थी, तो कौन थी वो, लोधी वंशी था, लोधी डायनेस्टी ही थी। आगे बढ़ते हैं, इसके फाउंडर कौन थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि खिज्र खान ने क्या किया था। ठीक है, ये जो सॉरी बहलो लोधी ने ही क्या किया था कि शासन संभाला था सैयद वंश के बाद, किसका संभाला था, लोधी वंश का। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसने जो शासन किया था वो किया था 1451 से 1489 तक। ठीक है, और इसने बहलोली सिक्के चलाए थे, ये आपको नहीं भूलना है कि आपसे पूछेगा अगर कि बहलोली सिक्के किसने चलवाए थे, तो आपको बताना है ये चलवाए थे बहलोल लोधी ने। अब आगे बढ़ जाते हैं, वैसे भी नाम इतना सिंपल है बहलोल बहलोली, तो आप भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, इसने जौनपुर को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, क्योंकि उस टाइम पे देखिए जौनपुर जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ शासन कौन कर रहे हैं, मुस्लिम शासक शासन कर रहे हैं। और मुस्लिम के लिए सबसे बेस्ट एजुकेशन कहाँ मिलता था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, जौनपुर में मिलता था। जौनपुर को और क्या बोला जाता था, सिराज हिंद बोला जाता था या सिराज ऑफ ईस्ट बोला जाता था। क्यों बोला जाता था ये भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो ये फिर से नहीं बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछता है कि दिल्ली को सॉरी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक कौन था, तो याद रखना है वो कौन था, बहलोल लोधी ही था। इसके बाद इससे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, केवल दो ही। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोधी वंश का शासक था वो था सिकंदर लोधी। इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर लोधी वंश से आते हैं तो इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इन्होंने कब से कब तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में, 1489 से 1517 तक। कब से कब तक, 1489 से 1570 तक शासन किसने किया, सिकंदर लोधी ने किया। इन्होंने इनको जो है वो लोधी वंश का सबसे महान सुल्तान बोला जाता है, किसको, सिकंदर लोधी को। तो अगर आपसे ये पूछता है कि लोधी वंश का सबसे महानतम सुल्तान कौन था, शासक कौन था, तो कौन था, ये था सिकंदर लोधी। आगे बढ़ जाते हैं, इसने 17 मई 1498 को इसके ही शासनकाल में कौन आया, वास्को डिगामा आया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 17 मई 1498 को
वास्को डी गामा भारत आता है और वास्को डी गामा कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। अगर आपसे पूछता है पुर्तगाल की कैपिटल कहाँ पे है, तो लिस्बन है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय आए थे वो कौन थे, पुर्तगाली थे, सबको पता है। उसमें भी कौन आया था, ये भी सबको पता होता है, वास्को डी गामा आया था। कब आया था, तो 17 मई 1498 को आया था। किसके शासनकाल में आया था, सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था। इतनी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिल गई। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता ही रहता है रेलवे में, तो फेवरेट क्वेश्चन है ये रेलवे का। आगरा शहर की स्थापना किसने की, आगरा शहर की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको तो बिल्कुल जबान पे रखना है आपको। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, वो किया था सिकंदर लोदी ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और यहाँ पे इन्होंने आगरा के अंदर बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। ठीक है, आगरा के अंदर बादलगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था सिकंदर लोदी ने। और जब इन्होंने आगरा सिटी बनवाई थी या आगरा को बनवाया था, फाउंड किया था, तो उसको सिकंदराबाद नामक जगह से जाना जाता था। पहले ये आगरा नहीं हुआ करता था, पहले इसको सिकंदराबाद बोलते थे, बाद में इसका नाम आगरा बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि इन्होंने आखिर इनको ज़रूरत क्या पड़ी आगरा शहर बनाने की, भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे राजा थे, उन्होंने तो नहीं बनाया। तो मैं जब भी आपको बता रहा हूँ कोई नई सिटी, तो मैंने उसका रीजन भी आपको बता दिया। तो इन्होंने आगरा सिटी इसलिए बनाया था क्योंकि इनके शासनकाल में राजस्थान के राजपूत जो थे वो बार बार विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो राजस्थान की तरफ के राजपूत थे वो बार बार अटैक कर रहे थे, इसीलिए इनको राजस्थान के नियर पड़ता है आगरा, तो वहाँ पे आगरा के अंदर इनको मतलब एक सिटी बनानी पड़ी, मतलब वहाँ पे एक सिटी बनानी पड़ी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, सिकंदराबाद, जो आगे चल के क्या हो गया, आगरा बन गया। और वहीं पे इन्होंने क्या बनाया, बादलगढ़ का किला बनवाया। अगर आपसे ये पूछता है कि बादलगढ़ का किला किसने बनवाया था, सिकंदर लोदी ने। कहाँ पे बनाया था, आगरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1506 में इन्होंने अपनी राजधानी को आगरा शिफ्ट किया। ठीक है, 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को आगरा शिफ्ट किया। अभी तक राजधानी कहाँ थी, दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लिया। 1504 में शहर खोजा और 2 साल बाद अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया आगरा में। सिकंदर लोदी एक कवि भी था, ये भी आपको याद रखना है। सिकंदर लोदी क्या था, एक कवि भी था। और इसका जो पेन नेम था, पेन नेम का मतलब होता है जो कवि वगैरह रहते हैं उनका ओरिजिनल नाम तो कुछ और रहता है, लेकिन वो जब कविताएं वगैरह लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो दूसरे नाम से लिखते हैं, उसको बोलते हैं पेन नेम। तो इनका जो पेन नेम था वो था गुलरुखी। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है आपके दोस्तों को भी ना पता हो, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप इस चैनल के पार्ट हैं। तो जो सिकंदर लोदी था उसका पेन नेम क्या था, गुलरुखी था, और ये इसी नाम से कविताएं लिखा करता था। इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि फरहंग ए सिकंदरी किसने बुक लिखा था, तो ये लिखा था सिकंदर लोदी ने। और ये किससे रिलेटेड थी, तो आयुर्वेद पे बेस्ड थी। ठीक है, मतलब इसका जो थीम था वो किस पे बेस्ड था, ये थीम था आयुर्वेद पे बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं। इसने गजे ए सिकंदरी नामक भूमि मापने की इकाई की शुरुआत की थी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है भूमि मापने की इकाई। तो अगर आपसे पूछता है कि गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। किस लिए की थी, भूमि नापने से रिलेटेड ये इकाई थी, तो उसके लिए इसने शुरू किया था। और एक गजे सिकंदरी बराबर 30 इंचेस हुआ करते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक गजे सिकंदरी बराबर 30 इंच हुआ करता था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसने कुतुब मीनार को रिनोवेट कराया था। ठीक है, इसके पहले मैं बताया कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी, पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीट किसने कराया, इल्तुतमिश ने। उसके चौथे और पांचवें मंजिल का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। और रिनोवेट किसने कराया, मरम्मत किसने कराया, तो ये किसने कराया था, इसको कराया था सिकंदर लोदी ने। आगे बढ़ जाते हैं। किसने ताजिया पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, किस पर, ताजिया पर। आपको पता होगा कि वो मुस्लिमों का एक अच्छा त्यौहार होता है। ठीक है, इस पे किसने प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। इसने नागरकोट टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश में, नागरकोट मंदिर है, उसको भी नष्ट करवाया था, किसने, सिकंदर लोदी ने। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि फारसी भाषा की सर्वप्रथम संगीत की पुस्तक कौन थी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। फारसी भाषा की सर्वश्रेष्ठ संगीत की पुस्तक जो थी वो थी लज्ज ए सिकंदरी। कौन, लज्ज ए सिकंदरी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। तो हमने देखा बहुत सारे पॉइंट देखे, बहुत सारे फैक्ट देखे, किससे रिलेटेड, सिकंदर लोदी से रिलेटेड। अब हम किसकी तरफ पढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे इसके लड़के की तरफ जिसका नाम क्या था, आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा, आगे तो मैं बताऊंगा ही, सभी को पता होगा वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। इसके बारे में तो सबको पता होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के बाद क्या हो जाएगा, मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। अब भारत में मुगल वंश कितना दिन शासन किया है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, इतना ज़्यादा तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इब्राहिम लोदी ने जो शासनकाल किया था वो किया था 1517 से 1526 तक। कितने साल शासन किया? 9 साल शासन किया था इब्राहिम लोदी ने। और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भारत के अंदर। पहला पॉइंट, यह एक अयोग्य सुल्तान था। अयोग्य मतलब इनकेपेबल। ये एक अच्छा सुल्तान नहीं था, अच्छा शासन करने योग्य नहीं था। लेकिन भाई इनके फादर थे तो ये भी शासन तो मिलेगा ही इनको। देखिए 1517 में खतौली का युद्ध होता है। 1517 में कौन सा युद्ध होता है? खतौली का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो लोधी और राणा सांगा के बीच। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1570 में खतौली का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। और इसमें राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो अगर आपसे पूछता है कि इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो आप आंख मूंद के बाबर ही टिक मत करिएगा, पहले देख लीजिएगा ऑप्शन में कहीं राणा सांगा भी तो नहीं है। अगर राणा सांगा है, बाबर नहीं है, तो आपको राणा सांगा को टिक करना है। क्योंकि 1517 में खतौली के युद्ध में राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने लोधी को हरा दिया था, इब्राहिम लोधी को। और राणा सांगा का ओरिजिनल नेम क्या था? संग्राम सिंह था। ठीक है, राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, इनका ओरिजिनल नेम संग्राम सिंह था। आगे बढ़ते हैं। इसने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया। मैंने क्या बोला? इसने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था। किसने? इब्राहिम लोदी ने। अगर इब्राहिम लोदी के चाचा की बात करें तो ये दौलत खान लोदी था, जो कि कहाँ पे सूबेदार था? पंजाब के अंदर। वहीं पे आलम खान लोदी की बात करें तो ये दिल्ली का सूबेदार था। दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि आगे काम आएगा। जो दौलत खान लोदी था, चाचा था इब्राहिम लोदी का, ये पंजाब में शासन कर रहा था, मतलब सूबेदार था। और आलम खान लोदी जो था, ये दिल्ली में सूबेदारी पोस्ट पे था। 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का पहला युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध। आप इसके पहले पढ़े होंगे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पानीपत का पहला युद्ध। तो इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ ये होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। और इसमें बाबर जीता और लोदी हार गया। नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो लड़ते हुए मारा गया। मतलब क्या है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र शासक वो कौन था, सुल्तान कौन था जो रणभूमि मारा गया, मतलब जहाँ पे लड़ रहा था वहीं उसकी मृत्यु हो गई, या जो लड़ते हुए मारा गया था तो उसकी नाम क्या था? उसका नाम था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा अगर आपसे पूछता है कहाँ पे है, तो आपको बता देना है पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में है। आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं मेरा एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए ही चैनल को। ठीक है, इसको सीरियसली लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी कंजूसी इतनी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग देख रहे हैं तो उसमें भी 10 लोग लाइक कर रहे हैं। भाई ऐसा क्या है? ये सेकंड भी नहीं लगेगा आपका लाइक करने में। कम से कम लाइक करिए, हमें मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मन करे। ठीक है, तो ऐसा काम मत करिए बिल्कुल। आप लोग को कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। भाई शेयर क्या करना है? जैसे व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, टेलीग्राम पे शेयर करते हैं कोई भी पोस्ट, वैसे ही इसको भी पोस्ट करिए दोस्तों के साथ। उनके रिकमेंड कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता हो रिकमेंड करिए, नहीं अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए उसको। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करिए आप लोग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारे हिस्ट्री का वो है मुगल डायनेस्टी या मुगल काल, और जो चलता है 1526 से 1857। तो दोस्तों आज हमने देखा कि हम पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत को एकदम डीप में जाके अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके लिए हमें टोटल लगभग 10 लेक्चर हमने क्या पढ़ा है, 10 में से 2 निकाल दीजिए, 2 में हमने पढ़ा है पूरा बाहरी आक्रमण। तो लगभग 7 से 8 लेक्चर में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को कवर किया है अच्छे से। कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हुआ है। अब आप दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे एकदम ईजिली। ठीक है, और दोस्तों मेरी स्पीड कैसी है, मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ या तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि धीरे पढ़ा रहे हैं कि स्लो पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाना है। अगर सही है तो ये भी कमेंट करके बताइएगा हाँ सर सही है, इसी स्पीड पे चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मुगल काल की जो शुरुआत हुई थी वो किसने किया था? बाबर ने किया था। मैंने पीछे बताया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। तो मुगल सल्तनत की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी। इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानना है।
और इसने जो शासन किया था वो किया था 1526 से 1530 तक। केवल ये 4 साल ही शासन कर पाया था, 1526 से 1530 तक। कौन? बाबर, जिसने मुगल काल की शुरुआत की थी। इनके अगर जन्म की हम लोग बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 14 फरवरी 1483 फरगना टर्की में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना टर्की के अंदर जन्म हुआ था। किसका? बाबर का। इनके फादर का नाम देखिए, हम आगे फादर और मदर का नाम नहीं पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन और आने की संभावना भी रहती है, तो इसका पापा और मम्मी का नाम पूछा जाता है, फादर मदर का नाम, इसलिए हम आपको फादर मदर इनके बता रहे हैं। नहीं तो बाकी देखिए, बाकी राजाओं में तो नहीं बताए थे, तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो उसका रीजन है। तो बाबर के फादर का नाम जो था वो था उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंशज के थे। और जो मदर इनकी थी उनका नाम था कुतलुग निगर बेग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनकी मदर का नाम क्या था बाबर के? तो कुतलुग निगर बेग। और ये चंगेज खान की फैमिली की थी। ठीक है, तो मतलब बाबर जो था वो फादर की तरफ से, पिता की तरफ से तैमूर वंशज का था, और मातृ वंशज से, माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। कई इतिहासकार इसीलिए बोलते हैं कि इसके बदन में इतने दो खतरनाक शासकों का खून दौड़ रहा था, इसीलिए मुगलों ने भारत में इतने दिनों तक शासन किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 1494 में इसने क्या किया? ये फरगना का शासक बना। मैंने बताया कि वहीं पे इनका जन्म हुआ था, और वहाँ पे इनके पापा जो थे, फादर जो थे, वो शासन कर रहे थे। ठीक है, वहाँ के शासक थे फरगना के। लेकिन जब ये 11 साल के थे, मतलब बाबर 11 साल का था, तभी बाबर के फादर की डेथ हो गई एट 11 ईयर्स। मतलब ये 11 साल का था तभी इसके फादर की डेथ हो गई, और जाहिर सी बात है, फादर की डेथ हो गई तो लड़के को गद्दी संभालना पड़ेगा। तो 11 साल की उम्र में ही 1494 में ये फरगना का शासक बन गया, और इसने 1494 से 1502 तक समरकंद में क्या किया? शासन किया। ठीक है, समरकंद के अंदर शासन किया। लेकिन 1502 में एक युद्ध होता है, सर ए पुल का युद्ध। कौन सा युद्ध? सर ए पुल का युद्ध। कब होता है? 1502 में। किसके किसके बीच? और ये भी समरकंद में होता है, और ये होता है बाबर और साइबानी खां के बीच। किसके किसके बीच? बाबर और साइबानी खां के बीच ये युद्ध होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1502 में सरे पुल का युद्ध हुआ था बाबर और साइबानी खां का। ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद इस युद्ध में कौन जीता था, कौन हारा था? तो बाबर इस युद्ध में हार गया था। आप सुनते होंगे, ऐसा बोला जाता है कि बाबर अपनी लाइफ में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, तो वो भारत के केस में था, मतलब भारत में वो नहीं हारा था। ठीक है, अगर आपसे सब सरे पुल का युद्ध पूछता है तो वहाँ पे बाबर हारा था, जो कि कहाँ पे हुआ था? समरकंद टर्की के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आप इसीलिए दूसरों से डिफरेंट हैं, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ये सब नॉलेज मिलेगा। ठीक है, केवल बुकिश पढ़ाई हमें नहीं करनी है, एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना है, जो कि टफ क्वेश्चन बनाएगा तो पूछा जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब ये यहाँ से हार गया तो ये कहाँ गया? अफगानिस्तान गया। ठीक है, टर्की से अफगानिस्तान चला गया, और 1504 में इसने क्या किया? काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया, और वहीं पे ये शासन करने लगा। कहाँ पे? 1504 में ये काबुल और कंधार पे इसने अधिकार कर लिया और वहाँ पे शासन करने लगा, और 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, 1507 यानी कि 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। कहाँ पे किया था? तो ये वहीं पे अफगानिस्तान के अंदर। तो ये रहा मुगल शासन की शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है आपको पता ही होगा। अब हमें मुगल सल्तनत के बारे में डीप में पढ़ना है, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने दिल्ली सल्तनत में लगभग 7-8 लेक्चर लिए, मुगल सल्तनत खत्म करने में मुझे लगता है कम से कम 20 लेक्चर तो लगेंगे ही, इतना ज़्यादा डीप में है। ठीक है, 20 नहीं लगते हैं तो मतलब 17-18 लेक्चर तो कहीं नहीं गया है, क्योंकि हमें डीप में पढ़ना है ताकि क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट में आप बताइए, आपका बिल्कुल स्वागत है। और कुछ बच्चे हमें सुझाव देते भी हैं तो हम उनका सुझाव मानते भी हैं, तभी तो हम चैनल को ग्रो करा पाएंगे। ठीक है, तभी तो हम आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। अगर आपकी कमेंट को देखेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सभी अपना अपना सुझाव देंगे। जिसको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, कुछ भी दिक्कत है, तो सब हमारी हेल्प करेंगे बताने में, और आप बताएंगे तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आगे हम बता देते हैं एक बार आपको क्या पढ़ना है। बाबर के बारे में हमें पूरा पढ़ना है कि बाबर की युद्ध नीति कौन सी थी, कौन कौन सा युद्ध लड़ा बाबर ने। 4 युद्ध लड़े थे, आपको पता होगा, तो चारों युद्ध के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है। हुमायूं के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, सूरवंश के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग फिर से अकबर के बारे में बढ़ जाएंगे, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद तो डाउनफॉल ऑफ मुगल शुरू हो जाता है, मतलब मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम पूरा मिडिवल हिस्ट्री खत्म कर लेंगे।
और देखते ये देख के आपका पूरा मिडिवल हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप लोग चैनल बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग बाबर के बारे में, मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।